नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। आज बात करेंगे नेपाल पर। हो सकता है आपके व्हाट्सएप पर या आपके नेट के जरिए आपके फ़ोन तक ये खबर आई हो कि साहब तमाम विश्व में चल रही अशांति और लड़ाई वाली स्थितियों के बीच में भारत और नेपाल की सीमा सील कर दी गई। किसी परेशानी में मत आइए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दूसरा कारण नहीं है, बल्कि 5 तारीख को यानी होली हम 4 को मनाएँगे और उसके अगले दिन नेपाल में चुनाव है। पिछले साल सितंबर में आप सबको याद है कि वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार जो थी, केपी शर्मा ओली की, उनके खिलाफ जेनजी का एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद केपी शर्मा को अपना पद छोड़ना पड़ा। इंटरिम वहाँ पे एक प्रमुख जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस उनको बनाया गया और उनकी देखरेख में और नेपाल के राष्ट्रपति इनकी देखरेख में अब वहां 5 तारीख को आम चुनाव है। नेपाल जिसकी सीमा भारत के लगभग 5 राज्यों से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 राज्यों से मिलती है। जब जब नेपाल में कोई इलेक्शन आता है तो ये सीमाएं बड़े नेचुरल तरीके से सील होती हैं। रेल सेवा जो है वो भी बंद है जब तक नेपाल में अब मतदान नहीं हो जाएगा, तब तक ये सीमाएं बंद हैं। तिब्बत से लगी हुई उनकी सीमाएं भी बंद होती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इसी के साथ आगे जो भी बिहार, बिहार के आगे वेस्ट बंगाल, ये सारी सीमाएं सील है। तो इसलिए इससे तनिक भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि साहब सीमा क्यों सील है। अफवाहों का दौर है साहब, अफवाहें बहुत तेज फैलाई जाती हैं। अब आते हैं जरा नेपाल के चुनाव में। 3 करोड़ की कुल आबादी है नेपाल में। 1.90 यानी 1 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं जो कि नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। 275 सदस्यों वाली नेपाल की जो प्रतिनिधि सभा, वहां की संसद को प्रतिनिधि सभा बोला जाता है, उसमें 165 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और बाकी जो 110 सीटें होती हैं उनको पार्टियों के वोट शेयर के आधार पर, जो वोट शेयर होता है उसके आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। ये नेपाल का अपना तरीका है चुनाव कराने का, जो कि वहां की नई संविधान निर्माण के बाद आया अस्तित्व में। अगर नेपाल में बात करें तो मैं 3 प्रमुख कैंडिडेट्स की भी बात करूंगा। केपी शर्मा ओली, जो कि एक बार फिर जिनकी सरकार गिराई गई थी, वही वापस कैंडिडेट बने हुए हैं और रेस में हैं। उसी के अलावा आप सबको याद है कि जिस समय नेपाल में यह आंदोलन हो रहा था, उस समय नेपाल के आंदोलन में सबसे बड़ा चेहरा बालन शाह, जो कि एक रैपर हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड मिथिला का है। तो ये मधेश के इलाके से हैं और मधेश का जो नेपाल का प्लेन वाला इलाका है उसका मिथिला, उत्तर प्रदेश, वो रोटी बेटी, वो सारे संबंध आप जानते हैं। तो बालन शाह पॉपुलर हैं। अपनी मीटिंग्स में लगातार वो रैप गानों के जरिए लोकप्रिय हैं। आंदोलन के समय भी वो लोकप्रिय थे। तो अब तक अगर देखने में कहा जाए तो नेपाल में बालन शाह सबसे आगे चल रहे हैं एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में। हालांकि ये निर्दलीय थे लेकिन उसके बाद एक पार्टी और बनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे कैंडिडेट जो मजबूत हैं वो हैं गगन थापा। गगन थापा दरअसल नेपाली कांग्रेस, जो कि सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है और भारत के साथ हमेशा उसके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन नेपाली कांग्रेस में अब जो नेतृत्व थे वो सारे बूढ़े होते जा रहे थे। ये भी 49 साल के हैं और इन्होंने विद्रोह करके नेपाली कांग्रेस के अंदर अपनी जगह बनाई और उसके बाद इस बार वो सबसे प्रमुख नेता है। रही बात कम्युनिस्टों की, तो कम्युनिस्टों में केपी शर्मा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, केपी शर्मा भी हैं। उसी के साथ प्रचंड, पुष्प प्रचंड जो है वो भी इस फिराक में है कि वहां पर वो प्रधानमंत्री की रेस में आए, लेकिन इस समय पीछे चल रहा है। नेपाल में कम्युनिस्टों के खिलाफ और चीन के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ है उसी जेनजी क्रांति के दौरान। जैसा मैंने आपको बताया था कि केपी शर्मा ओली लगातार चीन की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे थे। भ्रष्टाचार चरम पे था। दरअसल ये सारा भ्रष्टाचार शुरू हुआ जब नेपाल में भीषण भूकंप आया। नेपाल में जब भीषण भूकंप आया
तो उस दौरान भारत सहित तमाम दुनिया के देशों ने आर्थिक मदद की नेपाल के, और उस फंड के मिसयूज से ये सारा खेल शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि नेपाल में इसके पहले 100% ईमानदारी थी, नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बन जाए भ्रष्टाचार की, एक जनजी की क्रांति हो जाए और उससे कोई सरकार चली जाए, ये शुरू हुआ जब वहां पर भूकंप आया, और भूकंप के बाद जो भारी भरकम इंटरनेशनल फंड आए, और यहां तक की खुली लूट हुई जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल थे। और इतनी लूट हुई कि कुछ देशों ने अपनी दूसरी तीसरी किश्तें रोक दी। भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने लगातार सहायता किया। तो उससे एक माहौल पैदा हुआ, और वो माहौल माहौल पैदा हुआ, जो भी राजनीतिक दल थे, चाहे वो सत्ता में थे, केपी शर्मा ओली की पार्टी या कोई ऐसा विपक्ष की पार्टी, आप सबको याद होगा, अभी बीते सितंबर की बात है, सड़कों पर किस किस तरह से दौड़ा दौड़ा के, चाहे वो सत्ता के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। यही वजह है कि जब नेपाल में कथित जनजी क्रांति हुई, तो भारत का विपक्ष भी पहले तो कुछ घंटे नाचने कूदने लगा कि नहीं साहब, यहां भी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि वहां कम्युनिस्टों के खिलाफ, वहां पक्ष में बैठे हुए, विपक्ष में बैठे हुए, सबके खिलाफ ये आंदोलन है, उसके बाद इनकी गर्मी शांत हो गई भारत में। तो अब नेपाल में एक जरा बदली हुई स्थितियां समझिए। नेपाल में एक पहाड़ी बेल्ट है, दूसरा है मधेशी बेल्ट। दोनों के बीच मधेशी आंदोलन बड़ा पुराना है। मधेशी भारतीय कनेक्टिविटी रखते हैं, हालांकि पूरा नेपाल भारत से कनेक्ट है, लेकिन मधेशी एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय डीएनए वाले हैं, भारतीय मूल वाले हैं। ये पहाड़ी बनाम मधेशी, ये आंदोलन बड़ा पुराना है, क्योंकि मधेशी अब वहां पर अपने हक हकूक चाहते हैं। भारत ने कभी सीधे मधेश आंदोलन का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन कभी विरोध भी नहीं किया। भारत ने एक बैलेंस रुख अपनाए रखा है नेपाल को लेकर। हालांकि कांग्रेस की सरकार के दौरान, राजीव गांधी के समय में, जो सोनिया गांधी जिसकी जड़ में थी पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर की एंट्री को लेके, वहां से भारत और नेपाल के संबंधों की एक नया चेहरा दिखाई देना शुरू हुआ, जिसमें कहीं कोई तल्खी, कहीं कोई खट्टा मीठा भी बीच में आता रहा। लेकिन अब ये साफ है कि जिस तरीके से नेपाल में राजशाही के वापसी का भी एक सिलसिला चल रहा है, उसकी भी एक मांग चल रही है। इस जेनजी आंदोलन से वो बहुत पुरानी मांग है, यहां तक कि जब वहां के राजा, वो जब काठमांडू आए, तो योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर तक वहां पर लहराए गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू आइडेंटिटी के एक बड़े ब्रांड हैं, एक इंटरनेशनल ब्रांड हैं। आपने अभी हालिया सिंगापुर और जापान में उनके जलवा जलाल को देखा। तो नेपाल में जो लोग राजशाही, और जब राजशाही की बात होती है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर नेपाल में राजशाही वापस आती है, तो आप ये मान के चलिए कि नेपाल का हिंदू राष्ट्र का स्टेटस बहाल होगा। ये उसके साथ पैकेज में जुड़ा हुआ है कि राजशाही जैसे आएगी, तो नेपाल एक सेकुलर स्टेट जिसने अपने आप को कहा, और लगभग 18 साल में 16-17 सरकारें दे दिया लोकतंत्र के नाम पे, वहां निश्चित तौर पर अब अगर राजशाही वापस आती है आगे कभी, मैं ये नहीं कह रहा इस चुनाव के बाद, ऐसा कुछ इस चुनाव में एजेंडा नहीं है कि राजशाही वापस लाई जाएगी, लेकिन राजशाही की मांग का समर्थन हमें इसलिए करना चाहिए कि अगर राजशाही वापस आती है नेपाल में, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में नेपाल का हिंदू राष्ट्र का स्टेटस वापस आएगा। रही योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर वहां क्यों लहराए जाते हैं, तो आदि गुरु गोरक्षनाथ और नेपाल से उनके खिचड़ी, आज भी संक्रांति के दिन सबसे पहली खिचड़ी नेपाल के राज परिवार से आती है। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक और पुराना संबंध है, स्पिरिचुअल संबंध भी आप कह सकते हैं। नेपाल की मुद्राओं पर श्री श्री 5 गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ये अंकित होता है आज भी। तो ये है संबंध। जहां तक चुनाव की बात करें, अगर एक्सपर्ट्स की राय माने, तो जो अभी नेपाल से संकेत आ रहे हैं, लोग ऐसा मान रहे हैं कि वहां पर किसी को साफ साफ जनादेश नहीं मिलेगा, एक खंडित जनादेश आएगा। लेकिन खंडित जनादेश के बावजूद भी बालन शाह, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे लोकप्रिय हैं। अब कुछ लोग यहां कहेंगे कि बालन शाह के पुराने स्टेटमेंट्स या उनके पुराने स्टैंड लेके कि वो तो भारत विरोधी हैं। देखिए साहब, जब आप किसी क्रांति का चेहरा बनना चाहते हैं, जब आप अपने देश के युवाओं को अपील करना चाहते हैं, जो कि बालन शाह हैं, तो आपको अड़ोस पड़ोस के जो देश होते हैं,
उनके लिए एक अलग तरह का स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं, जब आप औपचारिक रूप से कहीं का नेशन हेड बन जाते हैं, तो फिर आपको उन परंपराओं से चलना होता है। अब यहाँ पर केपी शर्मा ओली जैसे हार्डकोर कम्युनिस्ट अगर सत्ता में हो, उनसे लाख गुना बेहतर है कि बालन शाह सत्ता में आ जाएं, गगन थापा सत्ता में आ जाएं। और गगन थापा अगर आ जाते हैं तो भारत के लिए काफी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि चूंकि नेपाली कांग्रेस जो है वो प्रो इंडिया रही है, हमेशा से रही है, तो एक और अच्छी स्थिति होगी। प्रचंड कभी ऊपर कभी नीचे रहे हैं भारत के साथ। और नेपाल के जितने भी नेता हैं, अगर आप देख लें किसी का भी, इनका मैं कहता हूं जो रैपर साहब हैं बालन शाह, अगर उनको आप देखिए तो वो भारत से पढ़े हुए हैं, एमटेक उन्होंने भारत से किया है, इंजीनियर हैं। तो नेपाल में जो कुछ भी होगा उसका भारत पर सीधे असर पड़ता है, निश्चित तौर पर। और भारत में जो कुछ भी होता है वो नेपाल पे उसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए नेपाल में आगे आने वाले 5 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे, निश्चित तौर पर अगर कम्युनिस्ट सरकारें नहीं आती हैं, जिनके की बहुत कम चांस है, क्योंकि वहां के एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि इस बार कम्युनिस्ट पार्टियों के जो मत हैं, जो वोट हैं, वो काफी कम होंगे, उनमें काफी गिरावट आएगी। और ये गिरावट शिफ्ट होगी, बट नेचुरल है, बालन शाह की तरफ, जिनके पास ऑलरेडी जो ये जनजी के आंदोलन चल रहे थे उस दौरान युवाओं का एक बड़ा सपोर्ट है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये मुख्य मुद्दे हैं जो बालन शाह उन्होंने एक पिच सेट की है। और अब सारे उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत विरोध का कम्युनिस्टों का पुराना एजेंडा था, वो इस बार मार्केट से गायब है। चीन समर्थित सरकार नेपाल की जनता नहीं देखना चाह रही है, ये उन्हें पता है। इसलिए कम्युनिस्ट सबसे कमजोर, बालन शाह सबसे ऊपर, और उसके बाद है गगन थापा नेपाली कांग्रेस की। तो मुझे उम्मीद है कि नेपाल के चुनाव की एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। आगे आने वाले समय में जब जेनजी का आंदोलन हो रहा था तब भी मैंने नेपाल पे आपको लगातार अपडेट दिया था। नेपाल पर चुनाव के नजरिए से जो भी अपडेट आएगी मैं निश्चित तौर पर आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर आपके व्हाट्सएप पर, अगर आपके मोबाइल पर इस तरह की कोई सनसनीखेज खबर आई है कि साहब अब देखिए बाकी तो बाकी, भारत और नेपाल की सीमाएं भी सील हैं, तो साहब 72 घंटे के लिए सीमाएं सील है। एसएसबी जो कि भारत और नेपाल सीमा की सुरक्षा देखती है, वो अलर्ट है। और अलर्ट इसलिए होती है कि जब कहीं इलेक्शन होता है तो वहां घुसपैठ या इधर से उधर आना जाना, इसको रोकने के लिए। और ये एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में नेपाल का अपना हक है कि वो जब उसके यहाँ इलेक्शन हो, और ये रूटीन में होता है। हम जानते हैं इससे पहले भी जब चुनाव हुआ है तो सीमाएं सील हुई हैं, ट्रेन रोकी गई है, बाकी सारी चीजें रोकी गई हैं निश्चित तौर पर। तो 72 घंटे बाद यानी 5 तारीख को मतदान होने के बाद 6 तारीख की सुबह से या 5 तारीख की मध्य रात्रि से भारत नेपाल सीमा उसी तरह सामान्य हो जाएगी जैसे वो पहले थी। तो आइए नेपाल के सभी निवासियों को लोकतंत्र की बधाई देते हैं। उन्हें 5 तारीख के इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कीजिए, और जिस तरीके से आपने जनजी के आंदोलन को सफलता से कम्युनिस्ट सरकार के उखड़ने तक जारी रखा, अब लोकतंत्र को पुनः स्थापित कीजिए। बांग्लादेश भी वापस आ चुका है लोकतंत्र की राह पे। वहां के लोग, जो सरकारें उन्होंने चुनी, श्रीलंका में भी उथल पुथल के बाद लोकतंत्र आ चुका है। रही बात पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं। अफगानिस्तान तो खैर माशाअल्लाह, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में जाने। ईरान, अमेरिका और रशिया, ये दूसरा एंगल है। और कहने को तीसरा एंगल रशिया और यूक्रेन का है। तो सारी दुनिया में एक तरफ युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में एक लोकतंत्र भी अंगड़ाई ले रहा है। 5 तारीख को वो मतदान करेगा, और भारत अपनी आर्थिक प्रगति के साथ विश्व शांति को संदेश देता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ये है भारत, नया भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो निश्चित तौर पर इसे आगे बढ़ाइएगा। चैनल को जिस तरह आप सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो इसी के साथ दीजिए मुझे यानी अवनीश को आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।